इनके हिसाब से, इनके सिलेबस के हिसाब से इन्होंने कहा है इंट्रोडक्शन ऑफ टू पोर्ट पैरामीटर। ठीक है, इसमें Z भी आ सकता है, Y भी आ सकता है, ABCD भी आ सकता है, H भी आ सकता है, इसी तरह हमारे पास T डैश भी होता है और G भी होता है। लाइक अगर तुम पहले साल का पेपर देखो, जो सबसे पहला पेपर था, उन्होंने क्या करा, एक न्यूमेरिकल दे दिया और उसी न्यूमेरिकल में इन्होंने सारी चीजें पूछ ली, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, G पैरामीटर, T पैरामीटर, T डैश पैरामीटर। तो इतने सारे पैरामीटर तो तुम मेथड नहीं जान सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी सर्किट एंड सिस्टम का सिलेबस बहुत ज्यादा है कि तुम सारे पैरामीटर्स का मेथड करने बैठोगे। तो इसीलिए मैंने क्या करवाया है, मैंने तुम्हें मेन पैरामीटर करवा दिए, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और ABCD पैरामीटर। अब फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि इन्होंने सर्किट दे दिया और उसमें तुमसे पूछ लिया यू हैव टू कैलकुलेट H पैरामीटर। फिर तुम सोचोगे कि मैम तो हमें H पैरामीटर करवाया ही नहीं है। तो उसका जुगाड़ वाला तरीका बता रही हूँ कि अगर तुमसे H पैरामीटर पूछा जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, जो भी इन्होंने सर्किट दिया हुआ है उसका तुम्हें Z पैरामीटर निकालना है। ठीक है, जो भी इन्होंने सर्किट दिया हुआ है उसका Z पैरामीटर निकालना है। फिर Z को हम H की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, राइट, मतलब H11 इन टर्म्स ऑफ Z, उसका फॉर्मूला होता है H12 इन टर्म्स ऑफ Z, H21 इन टर्म्स ऑफ Z और H22 इन टर्म्स ऑफ Z। तो वो फॉर्मूला याद कर लेना ताकि तुम Z पैरामीटर निकाल के उसमें जस्ट उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सको, ताकि तुम्हारे पास H पैरामीटर का आंसर आ जाए। तो इससे क्या होगा, दो फायदे हैं कि एक तो ये गलत नहीं होगा, मैम गलत नहीं करेंगी, H पैरामीटर बोला था उन्होंने, H पैरामीटर तुमने निकाल दिया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि तुम्हें एक नए पैरामीटर का मेथड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है H पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये कुछ भी दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे, दे भी रहे हैं। इन्होंने बस एक लाइन लिख दी, इंट्रोडक्शन टू टू पोर्ट पैरामीटर, बट मेनली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो यही होते हैं, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और ABCD पैरामीटर, और आगे इम्पिडेंस भी इन्होंने इसी से ही रिलेटेड दिए हुए हैं। ओके, अब उसके बाद हमारा इंटर कन्वर्जन हो गया। इंटर कन्वर्जन में कि Z को Y में कैसे कन्वर्ट करेंगे, Y को ABCD में। अब इस पे क्या आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता, इस पे क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क में इसमें ज्यादा चांसेस होता है कि तुमसे न्यूमेरिकल पूछ ले, बट पूछना चाहे तो ये डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। इसमें तीन चीजें आती है, मैंने तुम्हें बताया था, कैस्केड कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो ये भी डेरिवेशन ही है, लिख लो इसके ऊपर, डेरिवेशन भी इसकी पूछ सकते हैं। उसके बाद है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, ABCD कांस्टेंट और रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, इमेज इम्पिडेंस, ये सब भी मैंने करवाया था। देयर आर हाई चांसेस कि 95% चांस है कि लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनकी डेरिवेशन ही पूछेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के चांसेस कम होते हैं, डेरिवेशन के इनमें चांसेस ज्यादा है। इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस मैंने करवाया था ना, और ओपन सर्किट इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, तो वो इनकी डेरिवेशन तुम्हें पढ़नी है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इमेज इम्पिडेंस। ओके, अब इमेज इम्पिडेंस क्या होता है, इमेज जैसे कि एक लाइक काइंड ऑफ मिरर इमेज होती है, राइट। अब इसमें भी क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है। अगेन यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास सप्लाई वोल्टेज V1 और यहाँ पे हमारे पास क्या वोल्टेज आएगी, V2। यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो होगा, I1, और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो होगा, I2। ठीक है, और यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, लोड को हम किससे डिनोट करते हैं, बेसिकली इम्पिडेंस होता है, तो ये कितना होगा, ZI2। अब ZI2 देखो कैसे वर्ड आया है, Z stands for impedance, right? I stands for image, और ये सेकेंडरी साइड पे है तो इसलिए ZI2, और यहाँ पे इम्पिडेंस कितना होगा, ZI1। ये ऊपर ही लिखना है ZI1। Z again stand for impedance, I is for image impedance, और ये प्राइमरी साइड पे है तो ये I1। ठीक है,
तो ये हो गया इसका इमेज इम्पिडेंस, जो यहाँ पे वैल्यू होगी एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पे होगी। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, देखो ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इफ द इम्पिडेंस एट द इनपुट पोर्ट with impedance Zi2 connected across the port Zi1, मतलब इस तरह से हमें कनेक्ट करना है कि मेनली जो इसका इम्पिडेंस का पोर्ट है वो हमने कहाँ पे कनेक्ट करना है, I2, और उसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज कहाँ बनेगी, प्राइमरी पे। इसी तरह ये नहीं है कि फिर बच्चे पूछते हैं कि मैम सेकेंडरी साइड पे क्यों करा, प्राइमरी पे क्यों नहीं करा, तो दोनों ही चीजें करके दिखानी है। लाइक अगेन मैं बना रही हूँ, टू पोर्ट नेटवर्क है, फिर से वही तुम्हें पता है, V1 है, करंट कितना होगा I1, राइट। यहाँ पे ये कितना है, V2 है, यहाँ पे करंट कितना है I2। अब मैं यहाँ पे इमेज इम्पिडेंस लगा रही हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो गया Zi1, इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज कितनी हो जाएगी यहाँ पे Zi2। तो आइडियली क्या होता है, Zi1 वुड बी इक्वल्स टू Zi2, क्योंकि मिरर इमेज है, मतलब मिरर इमेज नहीं, मतलब एग्जैक्टली उसकी इमेज है। तो अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तुम्हारे सिलेबस में सिमेट्रिकल ही है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो उस केस में इमेज इम्पिडेंस आर इक्वल टू ईच अदर, और इमेज इम्पिडेंस को एक और नाम से जानते हैं हम, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो इसलिए अगर इमेज इम्पिडेंस ना बोले, वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पूछ ले पर मैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये लिख लो कि इमेज इम्पिडेंस को ही हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी बोलते हैं, एंड वन अनदर नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इज आइटरेटिव इम्पिडेंस। ओके, आइटरेटिव इम्पिडेंस लिखो एक बार, ये मतलब ये तुम्हारा इसी की तरह ही काम करेगा, Zi1 इज इक्वल्स टू Zip। सिमिलरली Zi2 ये किसके इक्वल काम करेगा, आउटपुट इम्पिडेंस के लिए, आउटपुट इम्पिडेंस के लिए, ठीक है। तो ये कंक्लूड तुम कर सकते हो दैट Zi1 इज इक्वल्स टू Zip एंड Zi2 इज इक्वल्स टू Zop। I1 इमेज इम्पिडेंस के लिए हो गया, IP इनपुट इम्पिडेंस, सिमिलरली I2 इमेज के लिए और OP आउटपुट इम्पिडेंस के लिए, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ तुम्हें फॉर्मूले या डेरिवेशन याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब ये तुमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं इसमें, यू हैव टू डिराइव इमेज इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर, ठीक है। तो टी पैरामीटर कौन से पैरामीटर होते हैं हमारे पास, ABCD वाले पैरामीटर्स होते हैं। तो Zi1 इक्वल्स टू Zip, यही है ना। अब याद करो, तुमने वो निकाला था फॉर्मूला कि ABCD पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर, निकाला था ना लास्ट क्लास में, बताओ। तो देखो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था ना, इनपुट इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर, राइट। तो Zip की वैल्यू तुमने ये पढ़ी थी, AZL प्लस B। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ पहले वाली जगह पे, इमेज इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर, ठीक है। तो इमेज इम्पिडेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, तुम्हें पता है कि Zi1 इज इक्वल्स टू Zip, इमेज इम्पिडेंस निकालना है तो इसलिए Zi1 इज इक्वल्स टू A, लोड इम्पिडेंस की जगह अब क्या हो गया Zi2, क्योंकि इमेज की टर्म्स में लेना है, प्लस B डिवाइडेड बाय C, ये अगेन लोड इम्पिडेंस की जगह Zi2 प्लस A, ठीक है। तो यहां से अगर तुम निकालोगे Zi1 की वैल्यू, अब इसी सिमिलरली Zi2 यहाँ पे किसके इक्वल था, मैंने लिखा नहीं था शायद, यहाँ पे अगर तुम निकालोगे तो Zi2 इज इक्वल्स टू Zop, राइट। और Zop कितना आ रहा था तुम्हारे पास, बताओ। पूरा वो मैंने होमवर्क में दे दिया था आई थिंक सॉल्व करने के लिए, अभी लिख लो Zi2 इज इक्वल्स टू Zop,
तो Zi2 कितना था हो गया D इंटू Zi1 प्लस B डिवाइडेड बाय C इंटू Zi1 प्लस A। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हारे पास Zi1 इज इक्वल्स टू रूट AB डिवाइडेड बाय CD और Zi2 इज इक्वल्स टू रूट BD ओवर AC, ये आ जाएगा। तो ये सारा मैं यहीं पे लिख रही हूँ, दैट इज इमेज इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर। ये तब समझ में आएगा जब तुम्हें पहले वाला अच्छे से आएगा, अगर पहले वाला अच्छे से नहीं आया तो इसको नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले वाला अच्छे से समझना जो इनपुट इम्पिडेंस वगैरह करवाया था मैंने। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी कंक्लूडेड कि हमें क्या निकालना था, इमेज इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर। तो हमारा आंसर क्या आया, Zi1 is equals to root of AB over CD and Zi2 is equals to root of BD over AC। ठीक है, इसी तरह अब हमें क्या निकालना है, इमेज इम्पिडेंस इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। तो कितना आएगा, Zi1 is equals to AB over CD, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रूट ऑफ A बाई सी डॉट B बाई डी। अब A बाई सी तुमने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल है, Z1O आउटपुट इम्पिडेंस, B बाई डी किसके इक्वल्स है, Z1S शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस। तो इसको रूट लगा दो, अगर तुम्हें ध्यान ना हो तो मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ। Z1O देखो क्या आया था, A बाई सी के इक्वल आया था, Z1S किसके इक्वल आया था, B बाई डी के इक्वल आया था, राइट। तो ये चीजें तुम्हें टिप्स पे होंगी तभी तुम इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो। सिमिलरली अब यहाँ पे तुम्हारे पास Zi2 कितना आया है, यहाँ से देखो Zi2 कितना है, रूट ऑफ BD ओवर AC, राइट। सो रूट ऑफ BD ओवर AC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ D बाई C B बाई A। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि D बाई C किसके इक्वल है, Z2O के इक्वल है, B बाई A किसके इक्वल है, Z2S के इक्वल है। गॉट इट। मैं देखो तुम्हें एक ट्रिक बता रही हूँ, जब भी इस काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें बहुत गंदा सा लगे और उसमें तुम्हें पैरामीटर बोल दिया, मान लो ABCD पैरामीटर उन्होंने बोल दिया कि निकाल दो, या फिर Y पैरामीटर बोल दिया निकाल दो, तो तुम्हें उसमें दिक्कत लगेगी। ठीक है, तो तुम्हें सबसे आसान पैरामीटर कौन सा लगता है, बोलो सबसे आसान पैरामीटर कौन सा लगता है, Z पैरामीटर। Z पैरामीटर से वैल्यू निकालो, उन्होंने चाहे कुछ भी पूछा हो, तुम्हारे पास Z11 आ जाएगा, Z12 आ जाएगा, Z21 आ जाएगा और Z22 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे ABCD वाले में पुट कर देना, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये टेबल भी बताई थी, राइट, बताई थी ना। अब मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा हुआ है ABCD पैरामीटर, तो तुम्हें क्या देखना है, ABCD पैरामीटर ये है, तो ये Z11, Z12, Z21 और Z22 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये क्या हो गई तुम्हारी A की वैल्यू, ये क्या हो गई तुम्हारी B की वैल्यू, ये क्या हो गई C की और ये क्या हो गई D की। तो D की वैल्यू Z22 बाई Z21, C की वैल्यू 1 बाई Z21, इस तरह से कर देना। तो तुम्हें बिकॉज ये टेबल तो याद करनी ही पड़ेगी, तो बेटर ऑप्शन यही है कि तुम Z पैरामीटर निकालो जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और फिर उसके बाद जो पूछा हुआ है उसकी टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख दो। ठीक है, अब चलो करो, Z पैरामीटर निकालो इसका इक्वेशन का। और ये कौन सा सोर्स है, बस ये ध्यान रखना, प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू पूरी लिखनी है 3i2, और एरो है तो करंट सोर्स, बस और कुछ नहीं देखना। डिपेंडेंट सोर्स को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। करो ट्राई। इसमें हमारे पास टोटल कितने मैश हैं, 3 मैश हैं, राइट। ये I1 जाएगा क्योंकि यहाँ पे I1 है, ये I2 है और I3 की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो। तो अगर मैं फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनाऊंगी तो क्या बनेगी, -10I1,
राइट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेकंड साइन लेना है हमें। फिर उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स है, मैंने तुम्हें बताया कि प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स और एरो है तो करंट सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स है तो सेकंड साइन, माइनस है तो -3i2, उसके बाद प्लस माइनस -2। अब ये दो मेश के बीच में है तो ये कितना हो जाएगा, i1 -i2, राइट। अब उसके बाद सेकंड साइन प्लस v1 इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अगर मैं यहाँ से v1 की वैल्यू निकालूंगी, 1 मिनट, 10i1 प्लस 3i2 प्लस 2i1 प्लस i2 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि दोनों ही करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो i1 प्लस i2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू 12i1 प्लस 5i2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास फर्स्ट मैश की इक्वेशन आ गई। सेकेंड मैश की इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो सेकेंड मैश की मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ -2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, i2 ऐसे जा रहा है और i3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो i2 माइनस i3, देन उसके बाद -2 i2 प्लस i1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब मैं यहाँ पे इसको v3 की ही टर्म्स में लिख लूं, यहाँ पे इन्होंने क्योंकि मेंशन करा हुआ है ना कि इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज कितनी है, v3, तो मैं इस इक्वेशन को v3 की टर्म्स में लिख रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -2 i2 प्लस i3 वो एज इट इज रहेगा, देन यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे सेकेंड साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, वोल्टेज कितनी है v3, तो v3 हो जाएगी, और उसके बाद प्लस v2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i1 प्लस 4i2 माइनस 4v3, गॉट इट। सॉल्व करके देख लेना एक बार, नहीं i1 थोड़ा ना आएगा। अब हमें थर्ड की इक्वेशन बनानी है, तो i3 क्या है, करंट सोर्स, राइट। i3 की डायरेक्शन और 2v3 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, i3 इज इक्वल्स टू 2v3, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास i1 है, यहाँ पे ये 10i2 है। अब हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है मेरे पास, v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2, और v2 इज इक्वल्स टू z1 i1 प्लस z22 i2। तो कंपेयर कर लो, v1 की जगह v1 है, i1 की जगह i1 है, i2 की जगह i2 है, तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई। z11 की क्या वैल्यू आ रही है, 12 आ रही है, और z12 की क्या वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से v2 की जगह v2 है, i2 की जगह i2 है, i3 की जगह पे हम क्या डालेंगे, v3, राइट, v3 डालेंगे ना। अब v3 क्या हमें इक्वेशन में चाहिए, ये बताओ, नहीं चाहिए, बोलो, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए ना, तो वोल्टेज v3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। वोल्टेज ये मिडिल ब्रांच में है, मिडिल ब्रांच में डबल करंट फ्लो होता है, तो v3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू i1 प्लस i2, तो v3 की वैल्यू हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो z मतलब इसमें z पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, 5, -6 और -4, क्लियर। तो तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो z पैरामीटर लेके सॉल्व करो, और उसके बाद उसको टेबल को यूज करके जो भी उन्होंने पूछा हुआ है उसको कन्वर्ट करके बता देना, सबसे बेस्ट तरीका है ये, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, उसमें भी z पैरामीटर का ही निकालना है, कुछ काइंड ऑफ इसी टाइप का ही है, डिपेंडेंट सोर्स है, डायग्राम बनाऊं,
3 मैश से ज्यादा नहीं आएगा, चांसेस कम है कि 3 मैश से ज्यादा आए, ठीक है। 2 मतलब 4 मैश का, 2 का या 3 का, इससे ज्यादा नहीं आता। 1 ओम, 2 ओम, 3v1, 1 ओम। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस v1 प्लस माइनस v2 i1, और ये कितना हो जाएगा i2। मैं इसका वैल्यू बता देती हूँ, z पैरामीटर भी निकालना है इसका और y पैरामीटर भी। तो सबसे पहले z पैरामीटर निकालोगे, z पैरामीटर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद y पैरामीटर निकालोगे तो y पैरामीटर आएगा ये -3/2 -1 2 2। z और y को तो सिंपल है कि z इज इक्वल्स टू y इनवर्स कर देना या y इज इक्वल्स टू z इनवर्स कर देना, ठीक है। और इनवर्स कैसे करते हो, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, अगर वो वाला मेथड आता है तो वो, वरना फॉर्मूला लगा देना। अब उसके बाद तुम्हारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज हर्विट्स पॉलिनोमियल। हर्विट्स पॉलिनोमियल बहुत ही इजी है एंड मतलब अच्छे से इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब हर्विट्स क्या है, हर्विट्स देखो एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पे ये लॉ दिया था। हमें बताना है, वो कोई भी एक इक्वेशन दे देंगे और उस इक्वेशन में उन्होंने क्या कहेंगे वो, कि ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल हर्विट्स है या फिर नहीं है, ठीक है। अब उसकी एक कंडीशन होती है कि वो हर्विट्स होगा या नहीं होगा, वो कैसे होगा, जो भी उन्होंने पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट शुड बी रियल, ओके, व्हेन s इज रियल। तो ऊपर लिख लो कि कंडीशंस ऑफ हर्विट्स पॉलिनोमियल व्हेन s इज रियल। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, रूट्स ऑफ ps हैव रियल पार्ट्स which are 0 और नेगेटिव, ठीक है। अभी एक एग्जांपल करवाती हूँ तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज इन्होंने एक इक्वेशन दे दी, p ऑफ s इज इक्वल्स टू s की पावर 4 प्लस s क्यूब प्लस 5s स्क्वेयर प्लस 3s प्लस 4। इस तरह से आएगा पेपर में कि वो तुम्हें एक इक्वेशन दे देंगे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वो तुम्हें चेक करना है, टेस्ट वेदर इट्स हर्विट्स और नॉट, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी इवन पार्ट है उसको अलग कर लेना। इवन पार्ट मतलब जैसे जिसकी पावर s की पावर 4 इवन में आ जाएगी, s की पावर 2 इवन में आ जाएगी, और ये 4 मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली s की पावर 0, तो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इवन पार्ट कितना हो गया, s की पावर 4 प्लस 5s स्क्वेयर प्लस 4। इसी तरह ओड पार्ट को अलग कर लो, ओड पार्ट बाकी बचा हुआ सारा तुम्हारा ओड पार्ट ही रह गया, तो दैट इज s की पावर 3 प्लस 3s। अब उसके बाद इनको डिवाइड कर दो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे पहले कभी तुमने मैथ्स में पढ़ा हुआ था। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, दोनों को डिवाइड कर दो। जिसकी पावर ज्यादा है, जैसे 4 ज्यादा है वो अंदर रहेगा, 3 कम है तो वो बाहर रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास s4 प्लस 5s स्क्वेयर प्लस 4, और यहाँ पे क्या है, ये s क्यूब प्लस 3s से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, s क्यूब प्लस 3s। तो s से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया, s की पावर 4 प्लस 3s स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या करते थे, माइनस माइनस साइन चेंज कर देते थे, ये कट गया, 5 माइनस 3 इज 2s स्क्वेयर प्लस 4। फिर से इसको उठा के यहाँ पे लाते थे, याद आया कुछ, मैथ्स में करते थे ना इसे, हाँ 10th क्लास में, तो वही सब है। फिर हमें s क्यूब के इक्वल लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2s से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, s क्यूब प्लस 2s, राइट। तो फिर क्या बचा, ये कट गया, s बचा। फिर इसको यहाँ पे ले आओ, कब तक करते जाना है, जब तक 0 नहीं आ जाएगा। फिर 2s स्क्वेयर लाने के लिए 2s से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2s स्क्वेयर 4, ठीक है। फिर ले आओ s 1/4, s इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें जितने भी, अगर हमारे पास ये सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना, ये सारे कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज हर्विट्स। तो इसके लिए लिखना है सिंस
all quotient are positive, so we can say that PS is Hurwitz. क्लियर है? देखो इसमें हमारे पास, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें अगेन इवन और ऑड को अलग करना है, तो ये कितना हो जाएगा, S4 प्लस 3S स्क्वेयर प्लस 12, राइट। ये कितना हो गया, S क्यूब प्लस 2S। यहाँ पे S से मल्टीप्लाई करेंगे तो S4 प्लस 2S स्क्वेयर, माइनस करेंगे तो S स्क्वेयर प्लस 12, फिर से करेंगे तो S क्यूब प्लस 2S, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें, बोलो, फिर से S से ही मल्टीप्लाई करते हैं, S क्यूब प्लस 12S, तो ये कितना आ गया, माइनस 10S, राइट। उसको उधर ले आऊं, S स्क्वेयर प्लस 12, तो ये कितना आ गया, माइनस 1/10S, तो S स्क्वेयर 12, फिर से माइनस 10S, तो माइनस 10/12S, तो माइनस 10S 0। तो इसके दो कोफिशिएंट नेगेटिव आ गए, तो दैट मीन्स इट्स नॉट हर्विट्स। तो ऐसे लिखना है, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट हर्विट्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, कि एक आते इस तरह का, एक दूसरी कैटेगरी है उसमें वो मैं करवा देती हूँ। अगर तुम्हारे पास एकदम से डिवीजन बीच में ही खत्म हो जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देती हूँ, लाइक इसमें से कोई भी टर्म तुम्हारी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे S6, S5, S4, अगर S4 के बाद सीधा S2 आ रहा है, S3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हर्विट्स नहीं है, वो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये हर्विट्स नहीं है अगर कोई भी टर्म मिसिंग है। या फिर अगर कोई भी कोफिशिएंट तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि इट्स नॉट हर्विट्स, ओके। तो अब ये वाला करो एक बार, इसमें फिर से वही इवन ऑड अलग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2S6 प्लस 13S4 प्लस 556S स्क्वेयर प्लस 25, राइट। और ये कितना हो जाएगा, S5 प्लस 6S क्यूब प्लस 25S। इजी है ये, बट थोड़ा सा सॉल्विंग में टाइम लगेगा इसमें। देखो इसमें हमारे पास पहला 2S आ रहा है, ठीक है, इससे क्या आएगा हमारे पास, ये सॉल्व करके आ रहा है 2S6 प्लस 12S4 प्लस 50S स्क्वेयर, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो S4 प्लस 6S स्क्वेयर प्लस 25, फिर उसको वहां ले आओ तो S5 प्लस 6S क्यूब प्लस 25S, फिर से S से मल्टीप्लाई कर दो, तो S से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, S5 प्लस 6S क्यूब प्लस 25S। तो इसमें देखो एकदम से तुम्हारी डिवीजन बीच में रुक गई, मतलब किसी ने जैसे ब्रेक कर दियो, तो ऐसे केसेस में हमें उसके बाद फर्दर प्रोसीड करना होता है। तो लीगली ये लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये S यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो S की ही टर्म्स में आना चाहिए, S की टर्म्स में, मतलब S स्क्वायर नहीं होना चाहिए, S क्यूब नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे तो S4 है, सीधा स्क्वायर होगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में देखो हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास लास्ट जो ये पॉलिनोमियल है, लाइक ये वाला पॉलिनोमियल, इसको मैं लिख लेती हूँ P1 ऑफ S, ठीक है। तो ये कितना हो गया, S4 प्लस 6S स्क्वेयर प्लस 25, ये हो गया। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, इसका हम क्या ले लेते हैं, P1 ऑफ S का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, S की पावर 4 है तो 4S क्यूब, और 6S स्क्वेयर है तो 12S प्लस 25 कांस्टेंट है तो 0। अब हमें फिर से इसके साथ सेम प्रोसीजर करना है, वही डिवीजन वाला, ठीक है। तो S4 प्लस 6S स्क्वेयर प्लस 25, और इसके बाद इसको 4S क्यूब प्लस 12S से फिर से डिवाइड करना है, वही लॉन्ग डिवीजन से। फिर से हमें देखना है कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो हर्विट्स नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है तो हर्विट्स है, ओके। अब इसमें देखो तुम्हारे पास ये क्या आएगा, S7 प्लस 2S5 प्लस 4S क्यूब प्लस 8S, राइट।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s6 एंड देन s4 प्लस 8s² प्लस 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो s7 लाना है तो s से मल्टीप्लाई और नहीं, मैंने ये नहीं बोला था कि इवन वाला अंदर आएगा, मैंने ध्यान करो ये बोला था कि जिसकी टर्म ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा है, वो वाली टर्म अंदर आएगी हमेशा। वो बाय चांस की बात हो गई होगी कि तुम्हारे दोनों क्वेश्चन इवन वाले, जिसकी टर्म ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना तो 7 अंदर आएगा, 6 ज्यादा होता तो 6 अंदर आता। ठीक है। अच्छा, अब एक बार देखो, अगर मैं इसको s बाई 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, s7 प्लस 1/2 s5 प्लस 4s³ प्लस 2s, यही आ रहा है। ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा अब तुम्हारे पास 3/2 s5 प्लस 6s। फिर से ले आओ वो वाली टर्म, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2s6 प्लस s4 प्लस 8s² प्लस 4। अब मुझे 2s6 करना है तो उसके लिए 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और s से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 है यहाँ 6 है, तो ये कितना आ गया 2s6 प्लस 8s²। कट गया, क्या बचा, ये भी कट गया, s4 प्लस 4। ठीक है, पूरा इसे करना है यहाँ 3/2 s5 प्लस 6s, फिर उसको 3/2s से मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो पूरा वो 0 हो जाएगा, 3/2 और s। ठीक है। अब ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे क्या कोफिशिएंट होना चाहिए, 1 मतलब 2 3 4 नहीं होना चाहिए, तो s4 पे ही खत्म हो गई डिवीजन। तो ले आओ इसको, ये क्या बन गया तुम्हारा p1 ऑफ s, तो s4 प्लस 4, इसको क्या करोगे डिफरेंशिएट, 3s³ प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लो, s4 प्लस 4 3s³, तो s/3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जो भी आएगा सॉल्व करके ये आ जाएगा आंसर। तो ये हर्विट्स, बताओ, सॉल्व करके देख।